तो हेलो नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है प्रेप मैट्रिक्स के हिंदी की स्पेशल क्लासेस, जो आपके यूपीएसआई के बेस पर स्पेशल क्लासेस आपके यहाँ पे चालू हुए हैं। रोजाना आप 3 से 4 1 घंटे की हिंदी क्लास से सिलेक्शन पा सकते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और जो पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ के कंटेंट से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो हम लोग कल तक अभी हम लोग ने टॉपिक पढ़ा हुआ था, वर्णमाला का हम लोग ने पढ़ लिया है, स्वर को पढ़ लिया है, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस भी कर रखे हैं कि आपके किस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आज आगे फिर बढ़ेंगे और आपके साथ ही जुड़ेंगे। तो आइए पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको ये मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और आपको क्या सारे पूरे पेज क्लियर दिख रहे हैं। तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू हमें ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आइए देर नहीं करते हुए कुछ चीजें, क्योंकि आज हम अभ्यास के कुछ क्वेश्चन भी लाएंगे, कुछ हम लोग प्रश्नोत्तर को यहाँ देंगे कि यूपीएसआई, और हम लोग अगले दिन से कल और 2-3 दिन के बाद से अगर हम ये देखेंगे तो हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे कि यूपीएसआई के पीवाईक्यूज जो होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे आएंगे। कुछ कंटेंट, कुछ पीवाईक्यू आपको दिलाएगा सिलेक्शन यूपीएसआई में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का कंटेंट क्या क्या था। पहले तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है, हम लोग ने वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है ना, वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। आपने वर्णमाला जान लिया है, ठीक। आपने स्वर और व्यंजन को भी बात कर लिया था कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अच्छा, आपने ये भी बात कर लिया था मैम, आपने ये भी बता दिया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और हमने आपको 3 दृष्टि से बताया हुआ था कि स्वर के 3 दृष्टि होते हैं इनके प्रकार को विभाजित करने के लिए। ठीक, तो स्वर को किन किन 3 दृष्टियों से बात किया जाए, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो हमने आपको एक बताया था उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर, याद है आपको, उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो पूरे स्वर की संख्या क्या होती है, वो 11 होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बताया था उच्चारण के आधार पे, जिसमें हम लोग कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य, इन सब की बात किए थे। ये तालव्य, मूर्धन्य, आपको ये सब क्या होता है, इन सबको देखने के लिए आपको प्रीवियस क्लास की जो वीडियोस है वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये सब क्या होते हैं, ये आपकी बोलने की प्रक्रिया है। पहले ही क्लास से हमने आपको हिंदी भाषा का भाष यानी बोलने के अर्थ को समझा रखा है। ठीक है, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आप इसके लिए प्रीवियस क्लासेस में क्या करते हैं, आप वीडियोस देखकर वहां पे आप सीख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बता रहे थे कि स्वर को हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा था। तो हम लोग ने उच्चारण के स्थान पे श्वास के आधार पर, श्वास क्या होता है मैम, श्वास जो होता है हम लोग ने सांस लेने की कृपा से, सांस लेने के आधार पर बात किया था। ठीक है, किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसके आधार पर भी स्वर की बात हुई थी। क्या मुझे आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई पड़ रही है, आपको क्लियर है? ओके राजीव सर, ओके थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने कमेंट करके बताया कि वॉइस क्लियर है। अभी हम लोग जस्ट बस 2 मिनट की रिवाइज के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे जाएंगे, जिसमें आपका पूरा रिस्पॉन्स ये चाहिए कि मैम मुझे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पीवाईक्यूज को भी लेकर चलेंगे, कुछ कंटेंट के संग संग डेली बेसिस पे कुछ पीवाईक्यूज भी होगा। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, देखिए पीवाईक्यूज आपको मिलेंगी जब, तो आप क्या समझोगे कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उससे हमारी नोट्स रेडी होंगी, है ना, उससे आपकी क्या रेडी होंगी, नोट्स रेडी होंगी। उसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर, तो हम नेक्स्ट डे से पूरी कोशिश करेंगे कि कंटेंट्स के साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज भी दें। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ जो पीवाईक्यूज होंगे वो ओवरऑल आपके ओवरऑल कंटेंट के होंगे। हम ओवरऑल कंटेंट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम अगर बात करें कि मैम केवल और केवल जो कंटेंट आप पढ़ा रही हैं उसी के ही क्वेश्चन करवाएं, तो बहुत ही आपको फिर पूरा क्वेश्चन, आपको पूरे कंटेंट को पढ़ना भी पड़ेगा। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं।
भली बात ही कि हम अब थोड़े थोड़े PYQ और थोड़े थोड़े कंटेंट के साथ चलेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा और हेल्दी आपकी क्लासेस जो है जाती रहेंगी। ठीक, तो हमने आपके सामने कल बात किया था स्वर के बारे में, अभी हमने व्यंजन को पूरा आपको नहीं क्लियर किया है। ठीक, तो और इसके बाद इसके साथ और कौन सा एक आप बताइए कि कल आपने जो क्लास करी थी और मैंने आपको किस आधार पर आपको स्वर की विभाजित किया था, जरा मुझे आप बताइए, अगर आपको याद है जरा सा भी, तो कल किसके आधार पर? हाँ जी सर जी, मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, एक मैंने आपको बस मैं रिवीजन करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक, संरचना के आधार पर भी बता देते। चलिए ठीक है, देर न करते हुए, ये सब तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी सकते हैं, देर न करते हुए हम आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, किस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है? अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि अब तो स्वर का तो प्रयोग हमेशा करते हैं, लेकिन किस स्वर का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं? तो जरा इसमें से बताइए कि आपने किस स्वर का प्रयोग करते हैं, अ का या आ का या ई का या ओ का? भाई स्वर का तो यूज सब में होता है, आप जानते हैं। स्वर का अगर बात किया जाए तो स्वर तो हम सभी, क्योंकि व्यंजन का मतलब क्या होता है? व्यंजन जो होती है वो कोई भी वाक्य जो होता है, जो कोई भी शब्द होता है, कोई भी पद जो होता है, कुछ भी अगर हिंदी की बात किया जाए, जो भी है वो आपका स्वर की सहायता से ही मिलकर बना होता है कि नहीं? आप सेटिस्फाइड है, यस और नो? अगर है तो फिर बताइए किस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है? कमेंट के थ्रू आप आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ रहा है, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों ये ऐसा कहा गया, अ का ही प्रयोग सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो आप सब जान रहे हैं, किसी भी व्यंजन के पीछे यदि हम क ख ग, हर व्यंजन का वर्ण, अगर अक्षर की बात किया जाए, कोई भी व्यंजन एक्स वाई जेड, कोई भी व्यंजन हम यहाँ पे उठा ले, और हर व्यंजन के साथ क्या लगा हुआ है? हर व्यंजन के साथ एक आपका लगा हुआ है स्वर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो क्या होता है? वो आपका अ यूज होता है। करेक्ट आंसर। आपने कमेंट के थ्रू मुझे ये बता भी दिया कि आपको ये क्लास समझ में आ भी रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपकी बात किया जाए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ई स्वर किस प्रकार का है? ई स्वर किस प्रकार का है? कल आपने पढ़ा था स्वर के प्रकार, है ना? स्वर के प्रकार पढ़ा था, इसमें आपने कई टाइप के स्वर पढ़े थे। एक आपने पढ़े थे हर्ष स्वर के बारे में पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था। और तीसरा आपने संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों को हमने आपको बताया था। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं? दो स्वरों के मिलकर बन के होते हैं। ठीक है, दो स्वर जो होते हैं, दो स्वर जो है आपस में मिलकर बने होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जरा आप बताइए, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो हमने आपको ये यहाँ पे डेफिनेशन बताया था, प्रीवियस क्लास में सब कुछ क्लियर कर दिया है, बस हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने हर स्वर के बारे में, जिस स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगे, या आप कह सकते हैं जिस स्वर को केवल और केवल एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा, या आप अ बोलिए, अ ई, ठीक है, अ ई, इस तरह से आप बोल रहे हैं। ठीक, तो आप ये जब बोल रहे हैं ना तो आपको कम समय लग रहा है, तो उसमें कौन सा स्वर है? वो हर्ष स्वर हो गया। जिसको बोलने में थोड़ा समय, जिसको बोलने में हर्ष से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, नहीं? ठीक है, थोड़ा ज्यादा, हर्ष से थोड़ा ज्यादा। तो क्या आप कमेंट बताइए क्या लग रहा है, कौन सा है? गुड आफ्टरनून नवीन जी, करण शर्मा, राधे राधे। ओके, इसका आंसर क्या लग रहा है? दीर्घ। पूनम मैम ने भी दिया दीर्घ, करण शर्मा ने ए। हाँ, ए आंसर है, क्योंकि जो हम लोग जैसे बचपन में पढ़े हैं, अ से अनार, आ से आम, अ आ, इसमें देखिए हल्का सा कुछ मामूली, हम कह रहे मामूली बात कर रहे हैं, मामूली समय लग रहा है। आ, इसमें बोलने में समय लग रहा है। ई बोलने में समय लग रही है। हम लोग बड़ी ई से ईख बोलते, वही होता है दीर्घ, समय लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? दीर्घ कहा जा रहा है। तो ये आपका आंसर करेक्ट, और सभी ने यहाँ पे आंसर सही दिया है। ओके,
नेक्स्ट आपकी बात क्या, अब लीजिए हर्ष स्वर के कितने होते हैं, संख्या अगर बात किया जाए हर्ष स्वर की, कल की क्लास के ही रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो हर्ष स्वर की अगर बात किया जाए तो कितने स्वर होते हैं जरा बताइए। अगर बात किया जाए हर्ष स्वर की तो आप बताइए, पहले ऑप्शन बताइए कि कितने होंगे। अच्छा पूजा मैम कह रही है मैम इतनी कोड में बेटा यहाँ पे एसी बहुत चिल चल रही है इस समय। पूजा मैम यहाँ पे एसी बहुत चिल्ड चल रही है, हम लोग यहाँ पे शिमला में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा हर्ष सर की बात बताइए जरा कि कितने प्रकार के होता है, अगर आपने कल की क्लासेस ले रखी हैं तो कितने होते हैं। राजीव सर मौर्य सर कह रहे हैं कि 4 होते हैं, वो भी बता दीजिए कौन कौन से। क्या आपके हर्ष स्वर में अ की संख्या आएगी, क्या आपका ई आएगा, क्या आपका उ आएगा और क्या री आएगा नहीं आएगा, ये बता दीजिए जरा, जरा बताना। हर्ष क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई या यूपी पुलिस की कोई भी क्लासेस होंगी आपके हिंदी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर्ष सर की कुल संख्या कितनी है, और बच्चे थोड़ा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सब चीज आप याद करके रखना। हर्ष सर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। करण शर्मा जी ने भी सही जवाब दिया है और आपके राजीव मौर्य सर जी ने भी सही जवाब दिया, नवीन सर ने भी बहुत सही जवाब दिया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लीजिए, अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, ओ किस प्रकार का स्वर है, ओ किस प्रकार का स्वर है। कल की क्लास में सब कुछ बता रखा है, आज वही से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सामने। ओ किस प्रकार का स्वर है जरा बताइएगा, मौलिक स्वर है, संयुक्त स्वर है, अर्ध स्वर है या विशेष स्वर है। अच्छा मैं आपको बता दूं मौलिक स्वर किसे कहेंगे, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि मैम ऑप्शन में ये अजीब अजीब नाम क्यों है, तो आपको बता दें कि मौलिक स्वर जो होता है ना बेटा, वो मूल स्वर आपको पढ़ाया गया है, मूल स्वर को ही कहा जा रहा है, ठीक है। मूल स्वर जो बेसिक स्वर कहते हैं, जैसे इसको बताया जाए इंग्लिश में, जो बेसिक स्वर होते हैं बेटा उसी को ही मौलिक स्वर कहा जा रहा है। और वो जो है आपका वही चीज हर्ष की बात किया जाए तो अ ई उ और री की बात किया जाता है, ठीक। अगर ये संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो संयुक्त स्वर जो है, देखो ये सब सीखते रहोगे तो ये दूसरे तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो। संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो अब इसके पहले भी हमने बताया और अभी भी बता रहे, 2 वर्णों के मेल से बनता है। 2 वर्ण क्या, आप यहाँ पे बोल सकते हो स्वर के मेल से, ठीक, 2 स्वर के मेल से बनता है, ठीक बेटा, ये होता है। अच्छा अर्ध स्वर क्या होता है मैम, तो अर्ध स्वर अभी जब आप पढ़ोगे ना तो अर्ध स्वर कभी कभी कुछ आता है, जैसे आपने ये पढ़ा है अयोगवाह ना, अयोगवाह कल उस दिन डिस्कस किया था, अयोगवाह क्या होता है, तो अयोगवाह को कभी कभी कहा जाता है कि ये तो ना स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक। इसी तरह से व्यंजन में जो य र ल व का आता है, य र ल व, ये जो 4 वर्ण आते हैं बेटा, ये आपके अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, समझ आ रहा है। इसको अर्ध स्वर से क्यों जाना जाता है, क्यों कहा जाता है इसको अर्ध स्वर, हम जब व्यंजन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। अब इसको विशेष स्वर की बात किया जाए तो विशेष स्वर क्या होता है, तो कभी कभी ना हम लोगों को कुछ अलग अलग टाइप का कुछ चीज मिल जाता है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब इस टाइप से। तो कभी कभी कुछ ऐसी प्रिंटिंग होती है जो किसी और भाषाओं को लेके चलता है, तो वो होता है विशेष स्वर। जैसे कभी कभी ना आगत ध्वनियां भी विशेष स्वर के अंदर आ जाती है। आगत ध्वनि क्या होता है, आगत ध्वनि तो हम लोग आ को अगर बात किया जाए आ को, तो इसके ऊपर कभी कभी चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इसको कहा जाता है, इसको ये भी लगाते हैं, जैसे आफत लिखते हैं ना तो आफत, आफत के ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगता है। तो कभी कभी इस ऐसे स्वरों को विशेष स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर आप बताइए, ओ किस प्रकार का है, बताइए। बी संयुक्त, ओके मैम पीपीटी मास्टर को बोलो क्वेश्चन का नंबर डाला करे। अच्छा मैं पीपीटी खुद से बनाई हूँ बेटा, पीपीटी मास्टर कौन है, अयोगवाह, क्वेश्चन का नंबर अच्छा डला है बेटा, आगे डला है, परेशान हो इसमें नहीं डला है, ठीक है। ये कौन सा स्वर है बेटा, ओ जो है वो आपका हमने कहा 2 वर्णों से, अच्छा कौन कौन से वर्ण को मिलकर बना हुआ, चलो ये बता दो। ये क्योंकि संयुक्त है, आपका सही आंसर है, ये सही आंसर है, जिसने जिन भी संयुक्त दिया है उसका आंसर सही है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप सबको यहाँ। लेकिन ये बता दो मुझे कि किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है ना बेटा, किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, ये मुझे बता दो आप कि मैम ओ जो है, ओ का जो संयुक्त है वो किस किस वर्ण से मिलकर बता हुआ है, बताओ जल्दी 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 बताओ किस वर्ण से मिला हुआ है, कल बताया था, बताओ जरा कमेंट में बताओ।
ओ किसके थ्रू बना है, कोई बताएगा जी? चलिए मैं ही बता देती हूँ, ओ जो है आपका ऊ प्लस अ के थ्रू बना हुआ है ना, ऊ प्लस अ से बना हुआ है। ये वर्णों की भी भेद जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णों का भेद, क्योंकि ये छोटे छोटे बारीक बारीक क्वेश्चन जब यूपीएसआई में आप आ जाएंगे तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि स्वर के भी विच्छेद हो रहे हैं, स्वर का भी संयुक्त अक्षर बन रहा है, वो मैं कैसे सॉल्व करूं? तो वो यही आप जब पढ़ोगे तब तो सॉल्व कर पाओगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपने सही जवाब दिया। चलो अब यहाँ बताओ स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? स्वर तथा व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है, जरा बताओ। अच्छा मैम पीडीएफ चाहिए, अच्छा मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर दूंगी, आपके टेलीग्राम चैनल्स अगर होंगे तो, या तो मैं टेलीग्राम चैनल बता दूंगी अपना। ओके अ और उ, ओके ये आप हाँ ठीक है, हो सकता है मेरे में थोड़ा डिले आ रहा है आपका ये। अब इसका बताइए बेटा, इसका स्वर और व्यंजन का अंतर बताना है अब आपको, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, हम वर्णमाला जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको डिस्कस किया था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। ठीक, बोला जा रहा है स्वर जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, ये होगा क्या, फिर हम लोग देखते हैं। व्यंजन जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं क्या, स्वर के साथ मात्राएं नहीं लगी होती हैं। हमने कल मात्राओं के आधार पे भी बताया था, मात्रा बताया था आपको। मात्राओं की अगर बात किया जाए तो हमने आपको बोला था अ की कोई मात्रा, अ की मात्रा पूछी जाती है बेटा कभी कभी, अ की मात्रा क्या होती है, क्या अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा बताया था, छोटी ई की मात्रा बताया था, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आपको बता दिया था, बड़ी ई की मात्रा बता दिया था, ऊ की मात्रा बता दिया, बड़ा ऊ की मात्रा बता दिया, री की मात्रा बता दिया आपको। इस तरह से आपको सारी मात्राओं का कल हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए स्वर का मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर की बात किया जाए तो आपका स्वर का जो अंतर है वो ये है, स्वर जो है स्वतंत्र उच्चारित होती है, इसके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि व्यंजन को किसकी आवश्यकता होती है भाई, व्यंजन को किसकी आवश्यकता होती है? आंसर नंबर ए सभी का करेक्ट है। ओके व्यंजन को बताओ, व्यंजन को किसकी सहायता होती है, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए बताओ किसकी सहायता ली जाती है। तो आई थिंक आप आंसर यहाँ दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है स्वर, हम आपको देख पा रहे हैं वो आंसर है स्वर, इसीलिए यहाँ पे भी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेप मैट्रिक्स चैनल। ओके नेक्स्ट अगर बात किया जाए अह, अह किस ध्वनि का द्योतक है? यहाँ पे अयोग वाह का आपको दिख रहा है, अयोग वाह जो हमने आपको बताया कि अयोग वाह में दो आपके वर्ण आते हैं, दो वर्ण आते हैं, वो हमने आपको बताया, वो है अंग और अह। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि किस ध्वनि का द्योतक है, ध्वनि मतलब इसको बोलने में आपको कौन सी ध्वनि का एहसास हो रहा है, जरा आंसर बताइएगा फिर से। इसका आंसर जो है विसर्ग, विसर्ग। नवीन जी ने भी ए आंसर दिया है और पूजा जी ने भी विसर्ग के बारे में बात किया है। अच्छा नवीन जी आप ये बताइए कि अच्छा अगर इसको ये कहेंगे तो अंग का जरा बताइए नवीन जी। अब नवीन जी जरा आप ये बताइए अंग का क्या होगा, ठीक है, अंग का क्या होगा? करण शर्मा, तो थैंक यू सो मच, डू लाइक सब्सक्राइब। मैंने आपको मेरे वीडियोस को बोला है, यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए आहा की बात करें, अयोग वाह मैंने आपको बताया कि अयोग वाह में जो होते हैं वो दो वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अयोग वाह, अयोग वाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से बोला गया कि मैम अह किस ध्वनि का द्योतक है, तो हम सब इन सब ध्वनियों के बारे में अभी जानते नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ पे जनरली ये जो होता है विसर्ग का द्योतक कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग का साइन है, जैसे अगर आप लोग लिखते हो ना परितः, संस्कृत में देखिए इस चीज का ज्यादा दिखता है ना, परितः, इसकी संग क्या लगा हुआ है, इसके संग विसर्ग लगा, इस साइन को क्या कहा जा रहा है?
इस साइन को विसर्ग का साइन कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये विसर्ग का द्योतक है। ए आंसर। आई थिंक आप लोग ने भी ए बताया होगा। ओके, अनुस्वार। नहीं बेटा, अनुस्वार तो है ही नहीं ना ऑप्शन में। अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार तो है ही नहीं ना ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से आंसर आओ, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आओगे तब आप बताओगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है विसर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब बताओ, चलो यहाँ पे बताओ, अंग। अंग, ध्यान से बोलो और सुनो भी। अंग, अंग क्या लग रहा है, क्या है, किस ध्वनि का द्योतक लग रहा है, किस ध्वनि का द्योतक है अंग। ठीक है, जरा बताओ कैसा लग रहा है, आंसर बताओ जरा। हाँ हाँ, नवीन जी सही बोल रहे हैं। ओके, आपने पूछा था, अच्छा हाँ हाँ मैंने पूछा था, ठीक 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 है, ठीक है, हाँ ओके, अच्छा अंग का पूछा था, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू नवीन जी, सही आंसर दिया, मैं भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। देखिए जो चीजें हैं वो चीजें हैं। ठीक, अंग क्या, अब बताओ इस अंग की क्या बात हो रही है, क्या ये घोष स्वर है? तो मैम अभी आप तो घोष और अघोष आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल में तो दे दिया। तो घोष और अघोष क्या होता है, ये आपको जनरली हमने आपको ये बताना है कि घोष और अघोष क्या होता है। कभी कभी घोष का नाम सघोष के नाम से भी जाना जाता है। इसको या तो सघोष कह लीजिए या तो इसको घोष कह लीजिए, दोनों ही नाम एक ही है। ये क्या होता है मैम, घोष और अघोष क्या होता है? ठीक, अभी आपको सामने आएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आएगा। जरा बताओ, अब बताओ ये सब क्या है और कैसे है। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताओ। अच्छा आंसर आप लोग बता रहे हो ए, जरा अल्प प्राण और महाप्राण और ये सब कहाँ, जब व्यंजन पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो हम आपको ये सब भी बताएंगे बेटा कि ये क्या होता है। ठीक, जैसे अगर बात किया जाए अंग की, तो अंग यहाँ के हिसाब से अगर बात किया जाए तो घोष और अघोष की भी बात हम करेंगे, वो अयोगवाह में क्या होता है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की भी बात करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से बात किया जाए ध्वनि का द्योतक तो वो अनुनासिक। ठीक है, अंग बोलने में बेटा वो क्या होता है, आप थोड़ी सी नासिका का प्रयोग कर रहे हो, है ना। अंग, नाक पे भी थोड़ा सा हल्का सा आपका प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। ठीक, तो वो हो गया आपका अनुनासिक, जो आपके नाक की सहायता से ध्वनि निकलती है उसको हम लोग अनुनासिक कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुनासिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका अंग का आंसर अनुनासिक। ठीक, क्या बोल रहे हैं सर जी? अच्छा घोष जो आप बोल रहे हैं 11, 20, 31, हम ये समझ रहे हैं आप कोर्ट से पढ़े हुए हैं कोर्ट से पढ़े हुए हैं सब आपने, 11, 20, 31। बेटा ये 11, 20, 31 बच्चों को अभी कंफ्यूज नहीं कर, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा 11, 20, 31 को। ओके, अल्प में कम ध्वनि होती है, वेरी गुड पूजा जी। देखिए आप लोग कमेंट के थ्रू ही कितने चीजें पढ़ ले रहे हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसी तरह से घोष और अघोष क्या होता है। ये सब हम सब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि कंटेंट पर भी वर्क करना है ना, कंटेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, तो घोष और अघोष की क्या होती है वो कॉन्सेप्ट जो होती है वो आपको दिखती जाएगी। अगर आप बोलेंगे कि मैम हमको थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए, तो हमको बस यही आपसे जानना है कि आप जो है कि घोष और अघोष के बारे में बात किया जाए तो हम लोग काउंटिंग से भी और शॉर्ट ट्रिक हैंड के थ्रू भी बताएंगे। कुछ हैंड के थ्रू होते हैं और कुछ काउंटिंग से भी होते हैं, वो हम उसको भी बताएंगे। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर आप बोलेंगे कि प्राण और अल्पप्राण मैम, तो घोष और अगर स्वतंत्रतियों के अनुसार होती है। स्वतंत्रियों की बात किया जाए तो किस तरह से स्वतंत्र रूप से बोलने जाए, बहुत कम समय लगे, बहुत कम सांस लगाए, यहाँ थोड़ा ज्यादा लगे, यहाँ थोड़ा कम लगे, मतलब ये पूरी बोलने की, ध्वनि की, सांस की, प्रेशर की, इन सब की बात इन सब पर की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, समझ में आ रही है क्लासेस ना, आपको समझ में आ रही है तो आगे बढ़ी। अब बताइए दीर्घ स्वर, थोड़ा जल्दी भी चलेंगे। दीर्घ स्वर क्या है, जल्दी बताइए दीर्घ स्वर का उदाहरण। अभी आप जानते हो कि लघु स्वर भी होते हैं और गुरु स्वर भी होते हैं। लघु स्वर गुरु स्वर तो मैंने बोला नहीं था, लेकिन इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर क्या है, ई, उ, आ या अंग साउंड अलग लग रहा है। दीर्घ स्वर इसमें से क्या है, इसमें से जरा ऑप्शन में बताइए, कमेंट के थ्रू हम आपका आंसर जानना चाहते हैं। बेटा आप आंसर बताइए दीर्घ क्या है, टाइम नहीं लगना चाहिए आपको बताने में, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक, चलिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो सी है
वो आपका दीर्घ स्वर है, बाकी ये और ये जो है आपका हर्ष स्वर है, और ये जो है आपका दीर्घ है, और अंग क्या है, अयोग वाह है, जिससे आपको आंसर क्लियर है। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत? मैम थोड़ा फास्ट फास्ट क्वेश्चन करा दो। यस बेटा, फास्ट ही करवा रहे हैं, यहाँ पे समझते हुए करवाएंगे, ऑप्शन के साथ इतना फास्ट करवाएंगे जिसका स्टार्टिंग होगा वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आइए बताइए, ई और ऊ स्वर किस प्रकार के स्वर माने जाते हैं? ई और ऊ स्वर किस प्रकार के क्वेश्चन माने जाते हैं, जरा बताइए। देखिए आपके सामने फिर है ई और ऊ, फिर से इसको देखें तो ई और ऊ क्या है आपके स्वर जो है, वो है आपके हर्ष स्वर। ठीक, हर्ष स्वर बता चुके हैं, उसको दूसरे रूप में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरह से आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब बताइए जिसके आधार पर हमने कल आपको पढ़ाया, ये बहुत ही थोड़ा सा लेवल अप हुआ। स्वर किसके आधार पर वर्गीकृत होते हैं? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। स्वर किसके आधार पर वर्गीकृत होते हैं? आंसर बताइए इसका। क्या मात्रा के आधार पर होते हैं, क्या उच्चारण के आधार पर होते हैं, क्या संधि के आधार पर होते हैं, या ए और बी दोनों ही? जरा ऑप्शन में बताइए। क्या आप बता रहे हैं? बी ऑप्शन। जिसको बोलने में प्राण निकल जाए, नवीन सर जी, जिसको बोलने में प्राण निकल जाए वो महाप्राण। वेरी गुड आंसर, ऐसा आंसर है आपका कि सब देख के कमेंट में हंसेंगे। वेरी गुड, ओके। इसका आंसर क्या है? बोथ। पूजा जी ने कहा बोथ, नवीन जी ने कहा बोथ, वेरी गुड। इसका आंसर है बोथ, क्योंकि कल के क्लास में हम प्रॉपर बता चुके हैं उच्चारण के स्थान पे, जहां पे हम लोग कंठ, ओष्ठ और इस सब की बातें कर रहे थे, और मात्रा के आधार पे भी पढ़े थे कि यहाँ पे मात्रा। अच्छा, एक और ऑप्शन आता अगर संरचना के आधार पे, तो वो भी आप बता ही लेते। ठीक है, और आपसे उत्पत्ति के आधार पे पूछता तो वो भी आप बता लेते, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है संधि के आधार पर, तो कुछ नहीं होता ना। हाँ, संधि के आधार पे नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, आ गया कुछ व्यंजन के क्वेश्चन। चलिए व्यंजन के क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। व्यंजन के क्वेश्चन है अभी, और आपको क्वेश्चन मिलेगा। क ख ग घ किस वर्ग में आते हैं? चलिए भाई, यहाँ पे आपको बता दें कि हम लोग के अभी अगर बात करें, हम लोग स्पर्श की, स्पर्शीय व्यंजन की बात करें, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं पहले यही बता दो। चलो, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? ये आपके उत्पत्ति के आधार पर, जब आप व्यंजन को पढ़ोगे, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, तब आप ना देखोगे कि मैम आपका जो व्यंजन है वो कई रूपों में होगा। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था ना आपका वो पढ़ा था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, फिर एक जगह हम लोग ने कई और तरीके से पढ़े थे स्वर को। ठीक, तो इसी तरह से अगर उत्पत्ति कह रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर कर ले तो कई तरह से होता है। प्रयत्न के आधार पर मान लो, प्रयत्न के आधार पर, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी स्पर्शी भी मिला है, फिर उसमें आप देखोगे कि उष्म व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा, उसमें आप बोलोगे अर्धस्वर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या जरा बताइए। 25 होती है। लीजिए, व्यंजन की संख्या भी मैम घटा दी। स्पर्शी व्यंजन जो होती है प्रयत्न के आधार पर, वो 25 होती है। 25 होती है कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड, नवीन जी 25 लिख दिया, उन्होंने आंसर बता दिया। ओके, आयुष उपाध्याय मैम आप हीरोइन लग रही हैं। अरे नहीं सर जी, इतने भी ऊपर नहीं पहुंचे हैं, कितनी बार आप बोल दिए। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 लग रहा है। ओके, तो 25 में जरा बताइए क ख ग घ कौन कौन से वर्ग होते हैं बेटा? क वर्ग, क से म तक सर ने बताया है, क से म तक, तो हाँ भाई यही आंसर सही है। लेकिन वर्गों की बात किया जाए बेटा, क वर्ग होता है, दूसरा होता है आपका च वर्ग। च वर्ग, कै वर्ग होता है बेटा? कैट हो, कितना वर्ग होता है? कितना? 1 2 3 4 5, कितना वर्ग बना दे? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। नेक्स्ट क्या होगा? त वर्ग होगा क्या? और नेक्स्ट क्या होगा? प वर्ग होगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? य वर्ग भी होगा क्या? क्या ये सही है? 5 वर्ग सही है नहीं? यह बताइए जरा। कुचु टू तुप्पो के नाम से भी जानते हैं क्या? कु चू टू टू पू, कुचु टू तुप्पू, इसको कहा जाता है कुचु टुत्तुपु। शॉर्टकट में पढ़ा जाता है। ठीक है, कुचु टुत्तुपु या कचतप। ठीक है, ये सब संस्कृत और हिंदी से सिर्फ ये आपको शॉर्टकट में पढ़ना होता है। ठीक, कुचु टुत्तुपु, स्पर्शी व्यंजन कुचु टुत्तुपु, 25 वर्ण होते हैं। ठीक, अभी आपको उसमें से पूछा गया है कि क्या होता है, किस वर्ग में आते हैं। अच्छा, वर्ग अब देखो कौन से वर्ग में आएंगे? तालव्य, कंठ, दंत और मूर्धन। बोलने से समझ में आएगा, समझ में तब आएगा जब आप उसको प्रॉपर बोल पाओगे। ठीक है, जरा क बोलिए तो क, मुंह के
सभी स्वर तंत्रियों को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। क बोलने पे हमारे कंठ पर लग रहा है क्या प्रेशर, हाँ या ना? कंठ पर लग रहा है, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। तालव्य है या कंठ है या दंत है मूर्धन्य? क ना मेरी जो जीवा है वो तालू से ऊपर से टच हो रही है, ना दांतों से टच हो रही है, ये अंदर से गले से आवाज आ रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा, है ना? कंठ हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए आप बताइए, अब आप च छ ज झ च छ ज झ। अच्छा ये देख लो पहले, यहाँ पे हमने प्रयत्न के आधार पे, यहाँ पे हमने आपको लास्ट वाला पंचमा अक्षर नहीं लिया है, ये केवल और केवल च छ ज झ है, पंचमा अक्षर नहीं है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 4 अक्षर है, पांचवा अक्षर नहीं है, क्योंकि उसकी ध्वनि अलग होती है बेटा, उसको अलग बताएंगे। पहले क ज च छ ज झ। आंसर बताइए, आंसर बताइए। ए आंसर आ रहा है क्या? च छ झ क्या आ रहा है? कहाँ छूना? तालू छू रहे आप लोग, अपनी जीवा से तालू को ऊपर को छू रहे। हाँ ये देखिए, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यस मैम, और इससे आप शुद्ध बोल पाएंगे। अगर आप इसी तरह से किसी भी वर्ण को प्रॉपर बोलेंगे ना, तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, ये मैं बता रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा, च छ ज झ, ठीक है, तालव्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तालव्य इज द करेक्ट आंसर। इस वर्ण का बताइए, ट ठ ढ ढ। अच्छा ट ट ट बोलने पे आपकी जो जीवा है वो हल्का सा पीछे मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? मुड़ रही है क्या? इसका आंसर तब क्या हो जाएगा? हर मुड़ती हुई चीज क्या हो जाएगी? मूर्धन्य हो जाएगी, मूर्धा हो जाएगी, है ना? हर मुड़ती हुई चीज मूर्धा हो जाएगी, तो वो क्या है बताओ? मूर्धन्य है ना? ट ठ ड ढ, ये क्या हो जाएगी? मूर्धन्य। आंसर सही बता रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर क्लास को लाइक कीजिए, जिससे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो हिंदी के यूपीएसआई जो है, हिंदी की वजह से किसी का रुके ना। ठीक है, आओ चलो ना नीचे चलो। हाँ पता है बेटा कंपटीशन है, लेकिन किसी का ना रुके, कर भला तो हो भला। ठीक, त थ द ध। अब बताओ ये किस वर्ग के हैं? ये किस वर्ग के? त थ द ध त त त। दांत से छुआ रहा है कि नहीं आपका जीवा? जीवा का जो है स्पर्श वो आपके दांतों से हो रहा है। क्या हो रहा है बोल के देखिए, बोलने से पता चलेगा। तो वो क्या हो रहा है? वो आपका, अच्छा ओष्ठ तो है नहीं, ओठ की तो कोई रोल नहीं आ रहा, ओठ का कोई भी रोल नहीं आ रहा ना, तो ये है नहीं। तालव्य हमने बता दिया कंठ, तो ये हैंगे क्या? दंत हो रहे हैं, हो रहे हैं। आंसर सही है कि नहीं? ओके ठीक है पूजा मैम, ठीक है। अभी बेटा इसको समझना पड़ेगा ना। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आइए। प फ ब भ किस वर्ग के हैं? प बोलने में क्या लग रहा है? प फ प बोलिए। जिसके ओठ ही होंगे ये वर्ड ही नहीं बोल पाएगा भाई, जिसके ओठ की प्रॉब्लम होगी ना, ओठ नहीं बोल पा रहे होंगे तो वो नहीं बोल पाएगा। अच्छा आपने ये गौर किया है, बच्चा लोग जो होता है वो क्या बोलता है सबसे पहले? प पा 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 मम्मा बोलता है ना सबसे पहले, क्योंकि उसके दांतें नहीं आई होती, तो सबसे पहले पापा और मम्मा ही बोलता है। इसलिए ये जो है वो क्या है? ओष्ठ है, तो उसके दांत आती है ना, तभी वो और रिश्तों के नियम ले पाता है। पापा पापा मम्मा से जो भी रिश्ते आते हैं वो आपके ओष्ठ में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब बताओ यर लव, यर लव कौन सा है? यहाँ पे बोला गया है यर, अच्छा ध्वनि नहीं पूछा गया यहाँ पे, यहाँ पूछा गया किस श्रेणी के व्यंजन कहलाते हैं। हम कल से पूरी कोशिश करेंगे, या कल नहीं तो हम लोग मंडे से पूरी कोशिश करेंगे PYQ के साथ भी चले। ठीक, ये अभी आपका कंटेंट के थ्रू चल रहा है, फिर हम लोग PYQ के अकॉर्डिंग चलेंगे। यार लव किस श्रेणी के व्यंजन कहलाते हैं, जरा हमको बताइए। अर्ध स्वर है कि उष्म व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है, तो कि घोष व्यंजन है? तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बात किया था, ये जो है य र ल व, ये जो है अर्धस्वर। अच्छा अर्धस्वर कैसे हैं, जरा आप य बोल के देखिए। य बोलने में आधा तो आप अ बोल रहे हैं, य बोल के देखिए। र बोलने में आधा तो टाइम आप अ बोल रहे हैं। ल बोल के देखिए, ल बोलने में आधा टाइम अ बोल रहे हैं। वो बोल के देखिए, तो इसीलिए इसको ये स्पेशल नाम दिया गया है अर्धस्वर। तो क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्यंजनों की श्रेणी में स्वर किसे कहा जाएगा?
व्यंजनों की श्रेणी में स्वर किसे कहा जाएगा? श्रेणी, सॉरी श्रेणी, अच्छा श्रेणी में स्वर किसे कहा जाएगा? तो श्रेणी में भैया यही है बस 4 यर लव, ठीक, यर लव है, ठीक है, क्लियर है? हाँ ये अंतस्थ भी होंगे, अंतस्थ स्वर भी होंगे, तो ये इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है बेटा, दोनों ही नाम है, दोनों ही नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्ध स्वर होंगे, इसका नाम अंतस्थ। देखिए आप जो बता रहे हैं मैं यही आपको बोल रही, यही कंफ्यूजन है। PYQ 2021 का आप उठा के देखिए, उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन की संख्या बताइए, उत्पत्ति के आधार पर अंतस्थ बोल देगा, प्रयत्न के आधार पर आपका ये अर्धस्वर बोल देगा। यही तो पढ़ना है आपको कि किसके आधार पर ये बोल दिया, ठीक है, ये भी होता है वो भी होता है, लेकिन होता किसके किसके आधार पर है बेटा। यू आप छोटे बच्चों वाला नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा हो ना यही होता है, नहीं कई नाम हो सकते हैं उसके ना, इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट आइए, श श स ह किस श्रेणी के व्यंजन हैं? जरा बताओ इन सब ये किस श्रेणी के हैं? चलो बताओ बेटा। ठीक है नवीन सर, यहाँ पे जब ऑप्शन में अर्ध अंतस्थ नहीं है तो हमने उसको चीजों को अर्ध स्वर में रखा ना। आपके सामने जो ऑप्शन होता हो ना सब बेटा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे थे ना हम लोग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट ये वाले बताओ, ये इसका आंसर बताओ, इसमें क्या होगा? श श, अच्छा ये सबका भी अपना अपना एक श्रेणी है ना, श को बोलने का ध्वनि जो है अपने अपने अलग अलग है, इनका भी तालु दंत, इसे अगर बात किया जाए तालव्य, तालव्य श कौन से है जरा आप बताइएगा, तालव्य श कौन से है इसमें से, और इसमें से दंतव्य श कौन से हैं? दंतव्य की बात किया जाए, और एक आपका है मूर्धन्य श है, तो बताइए मूर्धन्य कौन सा है? और अगर आपसे बात किया जाए ह किस श्रेणी में आएगा तो जरा बताना, जरा ये कौन कौन सा है? देखो तीनों श को डिफाइन करने के लिए हम लोगों के जो उच्चारण का स्थान है वो बदल दिया गया है, ठीक। कुछ लोग तीनों तरह के स को एक ही जैसा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 प्रकार का जो श है सभी के उच्चारण स्थान से बदले गए हैं ना। तो उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो तालव्य श जो है वो क्या है बताओ जरा। तालव्य श जो आपके तालु को छुए, तो जब भी आपको श शलजम वाला श बोला जाए तो जरूर अपनी जीवा को तालु से छुआइए, ठीक, जीवा को तालु से छुआइए। दूसरी अगर बात किया जाए दंतव्य की, यानी दंत से छूने वाली श, तो जब भी आपको ये स से सपेरा वाला स बोलना जाए ना, तो इस स को बोलने के लिए अपने जीवा को अपने दांतों से टच करवाइए, स, ठीक, सांप सांप, तब आप वो क्लियर बोल पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए मूर्धन्य को यानी मूर्धा को, यानी आपको अपने जीभ को पीछे की तरफ थोड़ी सी क्या करनी है, फोल्ड करनी है, तो पीछे की तरफ जब आप फोल्ड करेंगे तो वो कौन सा श उसको बोलिए, तब आपको देखिए श वो अलग वर्ड आएगा, हल्का सा श वो मुड़ रहा है, ठीक, तो श है। अच्छा हा किससे बोला था आप ये बताएंगे? हा बताइए कैसे बोला जाता है? चलो बताओ बेटा, हा बताओ, हा किससे बोला था? आप आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर भी देते जाओ। ह बोलने के लिए केवल कंठ की आवश्यकता हो रही है, तो ये कंठ है, ठीक। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैम इसमें तो ये आंसर मिल नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है? तो ये है आपकी क्या, इन सबको बोलने में क्या लग रहा है? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या लग रहा है? करण शर्मा ने ये आंसर दिया है, क्या ये अर्ध स्वर? नहीं नहीं ये गलत है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसको बोलने में ना सबसे ज्यादा उष्मा लगती है, उष्मा, ठीक है, तो इसको बोलने में सबसे ज्यादा उष्मा लगती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इसको उष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, अब लो बताओ हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग है, और इस पे हम सिर्फ और सिर्फ कमेंट बताएंगे, सिर्फ कमेंट के बाद। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ड, ये बहुत सबको इजी है लेकिन सबका कमेंट आना चाहिए। आंसर बताओ जल्दी, बी आ रहा है किसका? पूजा का बी इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है क्या? बी हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण बताओ जल्दी से। हाँ अब बोल के कैसे बताएं? अच्छा नवीन सर जी, बोल के नहीं लिख के वहां बताइए, कमेंट में लिख कर बताइए सर जी, बोल के नहीं लिख कर बताइए, आप आपके लिख कर बताइए हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है। जरा हिंदी वर्णमाला के अंतिम वर्ण बताइए क्या है, क्या लग रहा है? अभी तक हम लोग हर्ष तक रख गया, लास्ट में हम लोग लास्ट में क्या होता है, क से 11 तक लिखो। स्कूल में कक्षा 1 2 3 में लिखते थे, चलो बेटा अ से आ तक, क से 11 तक लिखो, तो बस अंतिम ही तो बताना है, अंतिम ही तो बताना है, लिखना नहीं आ रहा है।
पूजा मैडम को लिखना नहीं आ रहा बेटा, तब फिर बताओ कैसे पढ़ पाओगे बेटा, आगे आगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना अंतिम वर्णमाला जो होती है वो आपकी ह होती है। अंतिम वर्णमाला हिंदी में अगर क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा रहा है तो वो आपकी अंतिम वर्णमाला ह होती है। क्यों? ह के बाद जो सीरीज होता है ह, श, त्र, ज्ञ, इसके बाद यही आता है बेटा। लेकिन ये जो तीनों होती हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? इसलिए हिंदी वर्णमाला में ह को अंतिम वर्ण कहा जाता है। ठीक इंग्लिश इजी है नहीं नहीं, सभी लैंग्वेज अपने हिसाब से सही है, ये बहुत इजी है बेटा, आप जब पढ़ लोगे तो आपको भी ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी चलिए। श का उच्चारण स्थान बताइए। आप चलिए इस पर आ जाइए, जो भी हमें बता चुके इसका आंसर हमें बताना नहीं है। श का उच्चारण स्थान बताइए, फट से बताइए जरा। तालव्य है कि मूर्धन्य है कि कंठ है कि दंत है? श का, इसमें ऑप्शन गलत है क्या? इसमें ऑप्शन गलत है। श तालव्य है, बताओ जरा। ये मैंने सोचा अंतिम वर्ण, क्या लिखा बेटा, हम नहीं समझ पा रहे। चलो बेटा ये श जो है वो तालव्य है ना, तालव्य है तभी तो श बोल पा रहे, श। ठीक सही है। सांप वाला स दंत है, अभी हम बता चुके हैं इसीलिए दोबारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, दंत है। नेक्स्ट श को बताइए, नेक्स्ट आंसर जल्दी बताइए। मूर्धन्य है, ये तीनों का आंसर हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका ये आपको क्लियर है। अभी आइए नेक्स्ट, ह का उच्चारण बताइए, ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया है, ये जो है आपका क्या है, कंठ है। नेक्स्ट बताओ, चलो अब बताओ ये क्या है। क्षत्रज्ञ क्या कहा जाता है? क्षत्रज्ञ क्या कहा जा रहा है? क्षत्रज्ञ को हम लोग क्षत्रज्ञ को बेटा फास्ट क्या करो, यहाँ पे संयुक्त अक्षर कहा गया है। अच्छा चलो संयुक्त अक्षर में एक क्वेश्चन आता है बेटा, छत्र किससे किससे मिलकर बना हुआ है? क्वेश्चन आता है आपका किससे किससे मिलकर हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको श को बोलना पड़े तो क धन श से मिलकर बना हुआ है। ये वाला कौन सा श, कौन सा श मिला है यहाँ पे, आप यहाँ क्योंकि वो स्वर को भी मिलाकर चल रहे, तो कौन सा श है? ये मूर्धन्य श है, षटकोण वाला श है। ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन ये में बन जाएगा, दूसरा ऑप्शन बन जाएगा क प्लस स, और तीसरा ऑप्शन बन जाएगा क प्लस श, और जो चौथा ऑप्शन में से नहीं आप कंफ्यूज, तो आपको इसकी भी ट्रिक्स बता देंगे कि कैसे आपको करना है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आता है ना वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आप इसको सीरीज में लगाइए, इसी तरह हिंदी में आता है। हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आप हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्द को बताइए, ये किसके पहले आता है, ये किसके बाद आता है। ठीक, तो वो इसमें आंसर जो होगा वो ये होगा। त्र बताइए, त धन र। ठीक, और ज्ञ बताइए, ज्ञ तो ज धन य, ज्ञ। इसको ज्ञ प्रोनाउंस कीजिए, सो बोलिए, बोल के देखिए, ज्ञ ज्ञ। ठीक है, पूजा जी कुछ कह रही हैं क्या? पूजा जी आप आंसर बता रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। अभी ये कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, हिंदी कोश कैसे होगा, चलिए आइए बताइए। अ किस प्रकार का स्वर है? अ तो ये आप जान गए हैं, अ जो है ह्रस्व होता है, इसका आंसर आपको पता है। चलिए देखिए ज्ञ, ज्ञ किस प्रकार का संयुक्त रूप है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसी तरह देता है और आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूज। ज या ज धन इय, इय च छ ज झ इय, इय होगा, न मत कर दीजिएगा, ज्ञ बोलते हैं, सब लोग सोचते हैं बाद में अनुनासिक लग रहा है तो इसलिए न लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो होगा आंसर जो हो जाएगा ज धन इय हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए बताइए, हिंदी शब्दकोश में इसका एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाए। हिंदी शब्दकोश जैसे इंग्लिश का होता है बेटा, वो क्या कहते हैं डिक्शनरी, उसी तरह से डिक्शनरी आपने इंग्लिश में देखा होगा, वो क्या करता है, वो अल्फाबेटिकली सीरीज लगा होता है ना, इसी तरह से हिंदी का शब्दकोश होता है। तो हिंदी शब्दकोश में ज्ञ का स्थान कब आएगा, ये क्वेश्चन है, स्थान कब आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हमें से रफली बता दिए कि कब आएगा। तो ऑप्शन आएगा आपके सामने, पहला त्र के बाद, त्र के बाद, चलिए एक क्वेश्चन ये है, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा ये हिंदी का आखिरी वर्ण है, ये वर्णमाला का
माला का आखिरी वर्ण है, ठीक, ये आ गया आखिरी वर्ण, ठीक। नेक्स्ट आएगा तीसरा जो है, ये बोला जाएगा कि ये जो है ज के बाद आएगा, ज के बाद आएगा। और एक क्वेश्चन आ जाएगा, चौथा जो है लिखा रहेगा क के पहले आएगा, क के पहले आएगा। अच्छा, चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन इसलिए होगी, मैं आपको बता दूं, आप इसका जरा आंसर बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो भाई त्र के बाद बच्चा जो भी नहीं पढ़ा होगा बेटा ना, ज का पता नहीं होगा उसको, ज्ञ का पता नहीं होगा कि कहाँ आता है, तो तुरंत उसका आंसर कहाँ लगा देगा, उसका आंसर लगा देगा कि ये जो है मैम, ये जो है वो त्र के बाद आएगा। लेकिन बेटा ये गलत है, ये गलत है, त्र के बाद नहीं आएगा, ये वर्णमाला का आखिरी वर्ण है, ये भी गलत है। अभी हमने आपको बता दिया हिंदी वर्णमाला का आखिरी वर्ण क्या होता है, वो होता है ह। इसका आंसर क्या होता है, ह होता है। और नेक्स्ट जो आता है ज, ज के बाद, तो ज के बाद ही रखा जाएगा क्योंकि इसको संधि से ऐसे किया गया है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसको ज के बाद रखा जाएगा, इसको ज के बाद बोला जाएगा, ठीक है। लास्ट है ये क्या होता है, लास्ट क्या होता है, मतलब क्या बेटा, लास्ट क्या है, नहीं नहीं इसका लास्ट नहीं है, ये ज के बाद आएगा। क के पहले भी नहीं बोल सकते, क के पहले तो कोई वर्ड ही नहीं होता है ना, क के पहले भी नहीं बोल सकते, तो इसका आंसर ज के बाद आएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट चलिए। छ किसका संयुक्त रूप है, छ पूछा गया है, छ किसका संयुक्त रूप है, जरा बताना, छ किसका संयुक्त रूप है। देखिए मैंने आपके पास ऑप्शन दिया ना, छ, इसको श बोलेंगे, श किसका है, ये आपका ये वाला जो रूप है वो छ है। इसी तरह से ये पूछा जाएगा, हिंदी शब्दकोश फिर से बना देते हैं, हिंदी शब्दकोश पूरा नहीं लिखेंगे, बस शॉर्ट में बता देते हैं। शब्दकोश बताइए किसके बाद आएगा, शब्दकोश ये बताइए, ये किसके बाद आएगा, त्र के पहले, त्र के पहले आएगा, चलो बताओ, त्र के पहले आंसर बताना है इसमें आपको ऑप्शन में, मैं अभी आपको वो देख रही हूँ, ये क्या त्र के पहले आएगा। दूसरा ये आपका आएगा ह के बाद, ह के बाद पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है क के बाद, क के बाद या क के पहले। चलो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके पहले बनेंगे और कौन सा शब्दकोश, यानी इसको बोलते हैं बेटा डिक्शनरी, डिक्शनरी जो आपके इंग्लिश में होती है ना। चलो इसका आंसर बताओ बेटा, चलो 26 आ रहा है, बता दीजिए कमेंट, 26 आ रहा है, मतलब ये क्या होता है नवीन, ना मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ, 26 क्या होता है बच्चे। चलिए 26वां क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये 26वां लिखा हुआ क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन यानी अभी तक मैंने आपसे करवा रखा है, ठीक। ये इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इस चीज का आंसर बताओ। शब्दकोश में ये जो है छ जो है वो कब आएगा, छ कब आएगा, तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये न त्र के पहले आएगा न ह के बाद आएगा। हिंदी वर्णमाला अ से अनार से ज्ञ तक जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो गलत तरीके से पढ़ लिया, अब आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। और ये शब्दकोश में डिक्शनरी में अगर बात किया जाए तो ये क के बाद आएगा, क्योंकि इसकी संधि क धन श से मिलकर बनी हो रही है, इसलिए इसको क के बाद रखते हैं। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा गया है, ठीक। तो ये क के पहले भी नहीं आ सकता, ये आंसर आपका करेक्ट है यहां से, जैसे ये, ठीक। नेक्स्ट आइए, त्र किसका संयुक्त रूप है, जो हमने आपको बता रखा है, जो त्र है वो त धन र से है, ये आप भी अभी बता रखे हो, आप आंसर रखें। नेक्स्ट आइए, चलिए बताइए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, चलो बताओ बेटा, आंसर बताओ, बता तो दिया, श्र के बाद, अच्छा श्र के बाद, वाह नवीन जी आपके आंसर तो बहुत अलग ही आ रहे, श्र के बाद, श्र तो भैया आखिरी वाला संयुक्त अक्षर है, श्र के बाद नहीं रखेंगे, श्र उसको अलग बताएंगे, ठीक है, श्र का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। ऐसा हाँ आप उसको शब्दकोश को ला दिए, उसमें जो कि ऑप्शन भी नहीं था, नवीन सर आप तो पूरा शब्दकोश यहाँ ला दिए जिसका ऑप्शन भी नहीं था, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। हमने आपको बताया था लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई की बात किया जाए, लघुत्तम इकाई की, तो हिंदी में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। अच्छा इसमें दो हमने आपको बताया था कि लिखकर अगर आएगी लिखित इकाई, क्वेश्चन आएगा लिखित इकाई, तब तो ये सही है, लेकिन अगर आपसे कहा गया मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, तब क्या होगा, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो ध्वनि हो जाएगा।
अगर आपसे कुछ लिखता ही नहीं है कि लिखित बताइए कि मौखिक बताइए, सिर्फ बोल दे, सिर्फ ये बोल दे कि लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम सिर्फ और सिर्फ लघुत्तम इकाई क्या होती है, वो ध्वनि होती है। ठीक, अभी लेकिन पूछा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन पूछा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। सार्थक का मतलब क्या होता है, सही अर्थ देने वाला, सही अर्थ देने वाला। तो वो क्या होगा, वर्ण तो भाई ये होगा नहीं, अर्थ होगा नहीं, मात्रा होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। चलिए आंसर नेक्स्ट आइए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, हिंदी की लिखने वाली भाषा क्या होती है, हिंदी की लिपि क्या होती है, ये क्वेश्चन भी बनता है, हिंदी की लिपि क्या होती है, कमेंट के थ्रू बताइए। हाँ नवीन जी प्लीज, मैम माना मेरी बात, अच्छा मान गए बेटा, मान गए, मान गए, हम मान तो गए, हम तो बोल रहे हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार, अब कैसे मानूं, मान गई मैं, आप जीत के बेटा। पहले आप हिस्ट्री बताओ, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों, हिंदी की लिपि क्या होती है, आंसर कमेंट के थ्रू बताइए जरा, कमेंट के थ्रू बताइए। हिंदी लिपि की थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, देवनागरी, मैंने आपको बताया इसको नागरी के नाम से भी जानते हैं, देवनागरी हिंदी की लिपि है। अब यहाँ बोला क्रमबद्ध समूह, मतलब बराबर से उसको प्रॉपर रखना, ठीक है। तो क्रमबद्ध की बात किया जाए तो मैं क्या कह रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला जो प्रॉपर क्रमबद्ध होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ जाओ। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है, जल्दी बताओ, संयुक्त स्वर, चलो अब सब तो लग रहा संयुक्त, सब लग रहा संयुक्त, इसमें कंफ्यूजन होगी, तो इसमें आपको पता है ए भी संयुक्त नहीं है, नहीं है, पूछा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है, पूछ लेता नहीं है, तो वो कैसे होगा, नहीं, कैसे बच्चे हैं क्लास में, पूछा, अरे मैम आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, बताओ संयुक्त, संयुक्त, तो ये संयुक्त है, ये है, ये है, ये है, यही नहीं लग रहा है मैडम, ये नहीं है क्योंकि इसी से मिलकर तो सब लोग बन रहे हैं क्या, अच्छा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये गलत है, देखिए ऐसे कंफ्यूजन होती है, ये क्या है बताओ, किससे किससे मिलकर बने हैं, तो भाई अगर बात किया जाए संयुक्त की, तो संयुक्त जो है वो नहीं है, तो बोला जाए ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक। वो हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सा संयुक्त अक्षर है ना, तो ये संयुक्त है, ये संयुक्त है, ये संयुक्त है और ये संयुक्त है, लेकिन ये नहीं है, ठीक, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित ऐसा कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, सब तो दीर्घ लग रहे हैं मैडम, सब तो दीर्घ लग रहे हैं क्या, सब दीर्घ, लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं प्रकारों के बारे में तो दीर्घ पूछा जाता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर की बात किया जाए, क्योंकि ये संयुक्त है, ये संयुक्त है, तो ये कट जाते हैं, ये कट जाते हैं, तो ये क्या है, ये ह्रस्व है, तो ये भी कट गए, लेकिन ये क्या है, ये दीर्घ है, तो मैम ये आंसर जो हो जाएंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आइए, इनमें से किस शब्द के री की मात्रा का उपयोग किया गया है, री की मात्रा, री की मात्रा, मात्राओं को भी हम पढ़ चुके हैं, मात्रा इसलिए री पूछा जाता है क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं, क्या ये री की मात्रा है, क्योंकि री की मात्रा जो होती है री, री पू और री, जरा बताओ आंसर क्या होगा इसका, पहले में लग रहा है पहला आंसर, अच्छा व्री, वृष्टि में, तो भाई हम आपको बता दें, हाँ यही करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो आप ये नीचे वाला देख रहे हो ना, हम तुमको नया दूसरे पेन से लगा दे रहे हैं हाईलाइट करके, ये जो दूसरा आ रहा है ना, ये जो दूसरा वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये जो री है ना, ये इसको री की मात्रा कहते हैं, रिपू में होगा नहीं, इसमें ऊ की मात्रा है, इसमें अच्छा ये वाली जो मात्रा और ये वाली जो मात्रा होती है ना, ये दो जो मात्रा होती है वो रेफ की मात्रा होगी, ये आपको जब हम लोग व्यंजन की मात्रा ही पढ़ेंगे, रेफ की मात्रा कब लगती है, स्वर के साथ लगती है, विदाउट स्वर लगती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब बताओ इसको, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या बोल रहे हो, कुछ कमेंट में कह रहे हो क्या, जबरदस्त क्लास, थैंक यू सर, नवीन सर जी 32, ठीक है, ओके। इसमें बताओ, इस वाले का आंसर बताओ, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों को उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, चलो बताओ जरा, बस जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हम लोग जल्दी जल्दी क्लास करेंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों को उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, भैया ये सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वो हम लोग हमेशा से पढ़ के आए, वो संज्ञा तो नहीं है, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा तो हमने बताई नहीं मैडम, हम लोग स्वर व्यंजन पे चल रहे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्वर कहते हैं। चलो देखो ये नीचे और देखो,
नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है आपका जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय, मात्रा, एक मात्रिक समय, दो मात्रिक समय और दो से अधिक मात्रा का समय। हमने आपको बताया था हल्का सा बोलना, कम समय में बोलना, एक मात्रा, पल भर का समय, ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो लिए जा रहे हैं, ये शब्द आपके किसके लिए? ह्रस्व के लिए आते हैं, लघु के लिए आते हैं। ठीक, लघु के लिए। अच्छा, लघु देखिए लिखा है, लघु यानी आपके छोटे समय के लिए। अगर बात किया जाए दो मात्रा का समय, तो दो गुना समय लग रहा है, वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अच्छा, दीर्घ तो है ही नहीं मैडम, दीर्घ आंसर होता है, दीर्घ तो दिया नहीं है। आंसर आप क्या दे रहे बताओ जरा? स्वर होते हैं, तो ए ऑप्शन प्लुत सर। दो गुना समय बोलना बेटा, दो मात्रा का समय एग्जैक्टली यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, ख्याल रखिएगा। दो मात्रा, दो से अधिक नहीं लग रहा है, दो से अधिक नहीं लग रहा है, दो मात्राओं के समय लग रहा है, दो से अधिक नहीं लग रहा है। दो से अधिक होता तो आप ये वाला आंसर देते तो हम मान लेते हैं। हे राम, लंबा समय लग रहा है, तीन मात्रा का समय लग रहा है। ओम, ओम बोलने में, ओ को बोलने में तीन मात्रा से ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन उसको प्लुत कहते हैं, वो प्लुत का कॉन्सेप्ट है, वो प्लुत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी क्या है? अभी ये दो मात्रा का समय, तो इसको कहेंगे गुरु स्वर। गुरु स्वर क्या होता है मैम? तो बेटा आपको बता दे, दीर्घ का दूसरा नाम ही गुरु है। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और आप हो जाते हो कंफ्यूज, क्योंकि आपने तो पढ़ा मैम, हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लेकिन आपने नाम बदल दिया। तो नाम बदल दिया तो देखिए बेटा आप गलत दे रहे हो आंसर। ठीक है, तो गुरु स्वर, वेरी गुड पूजा मैम, बहुत अच्छे। हे राम जी गुरु जी वो प्लुत में आएगा हे राम। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा, आपने अच्छा जवाब दिया, ये गुरु स्वर होंगे। अच्छा, लघु यहाँ पे बेटा इसको ह्रस्व स्वर कह सकते हो, मूल स्वर कह सकते हो। ह्रस्व स्वर जिसको हमने आपको पढ़ाया था वो लघु के नाम से जाना जाता है, गुरु को ही दीर्घ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज आपने ये क्वेश्चन किया, आई थिंक आपको मजा आया होगा। और हम लोग कुछ पीवाईक्यू से भी चलेंगे और कुछ कंटेंट के भी मिलते रहेंगे, तो हम लोग कंटेंट को भी करेंगे। लेकिन कंटेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लासेस में ना हमने स्वर के पूरे कंटेंट पढ़ रखे थे, तभी आज हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं ना। जब तक कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, जब तक चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होती है वो उसी में प्रॉपर पूरी दी जाती है। ठीक, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। आज हमारे क्लास में आपने क्वेश्चन दिया जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग व्यंजन के कुछ कंटेंट और व्यंजन के कुछ क्वेश्चनों से आगे और बढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को, थैंक यू सो मच जो बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक मिनट रुकिए जरा, कुछ मैसेज आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सर जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं व्यंजन और व्यंजन के कुछ क्वेश्चन के साथ। इसी तरह हम लोग 3 से 4 1 घंटे की क्लास में डेली आपसे मिलेंगे। डेली आपकी यूपीएसआई की स्पेशल हिंदी यहाँ पे आपको मेरे साथ मिलेगी, और इसी तरह मजे करते करते हम लोग यूपीएसआई का सिलेक्शन भी हिंदी में 100% नंबर ला लेंगे, गारंटी करिश्मा मैम की हिंदी क्लासेस से। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।